हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो के बारे में कि पोर्टफोलियो होता क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखना। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और के आर्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन और सेकेंड ईयर के तो खासकर आर्ट एजुकेशन में पोर्टफोलियो का पूरा टॉपिक है। तो ये देखिए आप, ताकि आपका जो भी क्लियर हो जाए पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो भी डाउट है वो। और फर्स्ट ईयर में भी मेथड्स होते हैं जो उसमें ये है, और सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना ही है। तो ये पढ़ लो। ओवरऑल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आना ही है। जब आप एक्शन रिसर्च करोगे और जब आप केस स्टडी करोगे तो उसमें इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। ये एक मेथड्स हैं कि किस तरीके से आप बच्चे की स्टडी करते हो। तो वही है पोर्टफोलियो क्या होता है, उसके क्या प्रॉफिट हैं, क्या लॉस हैं, वो सारा हम देखेंगे इस एक वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो। देखो, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ पोर्टफोलियो होता क्या है अपने शब्दों में, फिर हम इसके थ्रू देखेंगे एक एक वर्ड्स को, ताकि आपका जो नोट्स हैं वो भी तैयार हो जाएं। देखो, पोर्टफोलियो क्या होता है ना, जो एक स्टूडेंट है वो स्टार्टिंग से लेकर अब तक अपने जो भी फर्स्ट क्लास से लेकर, या फिर जब भी नर्सरी से उसने एडमिशन लिया है तब से लेकर 12th क्लास तक, या जिस भी क्लास में भी आप पढ़ा रहे हो। अगर आप 6th क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हो तो लेके 1 से लेकर आपको 6th क्लास तक बच्चे ने जो भी क्रिएटिव वर्क्स किए हैं, कोई ड्राइंग बनाई हो, कोई अवार्ड जीता हो, कोई ड्राइंग बनाई हो, कोई अवार्ड जीता हो, या फिर कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, इसके अलावा जो भी म्यूज़िक में कभी पार्ट लिया हो, म्यूज़िक में उसके जो भी टेस्ट रिकॉर्ड्स हैं, टेस्ट में उसके कैसे मार्क्स आए हैं, उन सब कामों का जो भी होता है। जैसे अगर उसने कोई पेंटिंग बनाई थी तो उस पेंटिंग का एक फ़ोल्डर बनाना जिसके अंदर उसके जो भी काम है उसको इकट्ठा करके रखना। ये बस और बस उसके काम का जो भी उसके काम होते हैं उन सबको आप एक बंडल में इकट्ठा करते जाते हो, ताकि कभी इन फ्यूचर में आपको किसी बच्चे के बारे में पता करना है तो आप देख लो उसके पोर्टफोलियो में कि उसने क्या क्या क्रिएटिव चीज़ें कर रखी हैं। तो जो उसका जो IQ लेवल है या जो उसका जो इंटेलिजेंसी है वो कितना हो सकता है, या वो बच्चा डल है या फिर एक्टिव है, कैसा है, उसके बारे में पता चल जाएगा उसके पोर्टफोलियो से। तो इसीलिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि यह कार्य का वह संग्रह है, कार्य जो विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। ये स्टूडेंट्स करते हैं। ये एक लंबे समय में या अवधि में, टीम में या साल में हो सकता है। इस कार्य को अध्यापक देखता है तो विद्यार्थी की पूरी प्रदर्शन परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर अध्यापक उसे ग्रेड देता है। उसके बाद आप जो भी बच्चे का ये देखोगे कि उसके पोर्टफोलियो में उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको हम मार्क्स देते हैं। या फिर ये मार्क्स उसके लिए बस सिर्फ मार्क्स देने के लिए नहीं होता, बच्चे की पूरी व्यक्तित्व को पहचानने के लिए, समझने के लिए ही ये होता है। और जब उसने जब भी ड्राइंग बनाई हो तो उसको कितने मार्क्स मिले हों वो तो आपने उस टाइम पे दे दिया। अगर उसको 10 में से 10 मिले हैं तो वो आपने दे दिया, और फिर वो जब है उस बंडल में जाके इसको हम रख देंगे। फिर उसने कभी कंपटीशन में पार्ट लिया, उसको कोई ट्रॉफ़ी मिली, तो अब ट्रॉफ़ी तो आप इसके अंदर नहीं रख सकते, तो आप क्या करेंगे, ट्रॉफ़ी लेते हुए उसकी फ़ोटो आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि पता चल जाए कि हाँ बच्चे को ट्रॉफ़ी भी मिली हुई है। तो वो सब पूरा उसका कलेक्शन होता है उसके अंदर। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य का संगठन है जो निम्न उद्देश्यों से संबंधित है। अब इसका एम क्या होता है हमारा, कि कोर्स के कार्य की गुणवत्ता और शैक्षिक कार्य का मूल्यांकन। हमें पता चल जाए कि जो बच्चा है वो कैसा है, मतलब हम क्यों रख रहे हैं पोर्टफोलियो, हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हमें बच्चे के बारे में पता चले, उसकी गुणवत्ता के बारे में, और उसका शैक्षिक कार्य का मूल्यांकन कर सके कि वो जो है स्टडी में उसका जो पढ़ने का तरीका है और जो उसने जो अचीवमेंट्स प्राप्त कर रखे हैं उन दोनों में कोरिलेशन तो है कि नहीं है, उसका पता लगाना। ऐसी छुपी फाइल तैयार करना जो विद्यार्थी के कार्य की हो। ये जो पूरी फाइल होती है ये बच्चे के कार्य की होती है कि उसने क्या क्या किया है, वो सारा इसमें डिटेल होता है। तो वो हम इसको इसीलिए बनाते हैं, ये बताने के लिए कि क्या विद्यार्थी अधिगम स्तर और शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है। अगर बच्चे का जो भी पोर्टफोलियो वो बढ़िया होगा, इसका मतलब हाँ हम उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हम फुलफ़िल कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें गैप आ रहा है तो हमें फिर उसको ठीक करना होगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चा जो है ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सके और अपना पोर्टफोलियो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया बना सके। अब यहाँ है कि जो पोर्टफोलियो होता है वो विद्यार्थियों के कार्यों का भौतिक संग्रह होता है। भौतिक मतलब कि हम उसको उस वस्तु के रूप में इकट्ठा करते हैं। अगर पेंटिंग है तो हम उस पेंटिंग को ही रख लेंगे।
होता है जो कि निम्नलिखित चीज़ों को शामिल करता है। कौन कौन सी चीज़ें आती है उसमें? पत्रिकाओं की प्रविष्टि, लिखित अध्यन्यास, असाइनमेंट हुआ बच्चे का, कोई कला कार्य, कोई ड्राइंग की हो, प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट है उसकी, भौतिक परियोजनाएं जो भी असाइनमेंट्स बनाए उसने, अन्य सामग्रियाँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी और इसका हम कलेक्शन कर लेंगे अपने एक फ़ाइल के अंदर। और जिस भी बच्चे का नाम होगा, मोहन, सोहन, रोहन, जो भी है, उन सब के नाम के अकॉर्डिंग उस सब बच्चे की एक प्रोफाइल बनी होगी पोर्टफोलियो की। और जब भी मैम को किसी बच्चे के बारे में स्टडी करनी है, जैसे आप जब केस स्टडी कर रहे हो तो उस बच्चे का ही पोर्टफोलियो बना होता है, तो उस बच्चे के पोर्टफोलियो से आप पता लगा लोगे कि उसने किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट लिया है। तो वो बच्चा जो है ओवरऑल है कैसा, इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, अपने में ही रहता है या फिर दूसरों के साथ घुल मिल के भी रहता है, वो सब आपको उससे थोड़ा पता चल जाता है। इसलिए पोर्टफोलियो जो है बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। फिर आता है कि पोर्टफोलियो में निम्न चीज़ें शामिल की जाती हैं, जैसे कि कार्य देने से पहले स्पष्ट मार्गदर्शन देना चाहिए। हाँ, आपको जो भी, जैसे आपने ये सारी चीज़ें आपने पोर्टफोलियो में डालनी होती है। जैसे कोई ड्राइंग बनानी है, आपने ड्राइंग का काम बच्चों से करवा रहे हैं, तो वो उसके पोर्टफोलियो में जाके ऐड हो जाएगा। तो अब आपको वो ड्राइंग देने से पहले आपको बताना होगा कि उसको पूरा मार्गदर्शन देना होगा कि क्या क्या रूल्स हैं आपकी ड्राइंग बनाने के। ऐसा कार्य जो समझने योग्य हो, ऐसा दें जो बच्चा समझ सके। मैं अगर कोई ड्राइंग दे रही हूँ तो मैं अगर उसे बोलूँगी कि आप जाके कोई ड्राइंग बनाइए और जो उसने देखी ही ना हो, मैं अगर उसको ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बता दूं जो उसने देखा ना हो, तो फिर ये उसके साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि बच्चा वही चीज़ बता सकता है ना जो उसने कभी देखी हो। या फिर मैं उसे वही पिक्चर दूं कि आप देखो और ये ऐसा बना के दो, या फिर मैं उसको बोलूं कि आपको जो चीज़ पसंद आती है आप वो करो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए कि उसमें उचित क्रियाकलापों का चयन बेतुकी चीज़ों का नहीं, कि जब हम उसका पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उस पोर्टफोलियो के अंदर हमें अच्छी सही चीज़ें लेनी चाहिए। जो भी फालतू की चीज़ें उसको नहीं रखना चाहिए उस पूरे जो भी हमारा एक बड़ी सी फाइल बनेगी बच्चे की, उसके अंदर ऐसी चीज़ें डालना जो विद्यार्थियों के आत्म प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करें। जैसे कि ड्राइंग हो गया, बच्चे ने कोई स्टोरी टेलिंग की है तो उस पेपर को आपने उसके अंदर रखा जो बताए हमें बच्चे के आत्म प्रतिक्रिया के बारे में, उसके चिंतन के बारे में हमें बताए। हम ऐसी चीज़ें उस पोर्टफोलियो के अंदर डालेंगे। विषय वस्तु के चयन में विद्यार्थियों की सहभागिता, और जब हम बच्चों का पोर्टफोलियो बना रहे हों तो हमें जो है स्टूडेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर रखना चाहिए कि बताओ मैं तुम्हारे पोर्टफोलियो में तुम्हारी ये वाली जो एक्टिविटी है इसको डालूं, क्या मैं तुम्हारा ये जो असाइनमेंट तुमने बनाया था बहुत बढ़िया सा, क्या मैं इसको आपके पोर्टफोलियो में ऐड करूं? और बच्चे से पूछ के ये सारी चीज़ें डालनी चाहिए इसके अंदर। और पोर्टफोलियो वो नहीं चाहिए जो बच्चे की उपलब्धि को बताएं, ऐसी चीज़ें ही आपको उसके अंदर ऐड करनी चाहिए। फिर है कि आपके जो पोर्टफोलियो उसके कितने प्रकार होते हैं, तो ये जो है पोर्टफोलियो के 3 प्रकार हैं। शोकेस, इसमें क्या होता है, यह विद्यार्थियों के कार्य का प्रदर्शन करता है, उसके बेहतरीन कार्य का उसके माता पिता के सामने अन्य अध्यापकों की समक्ष हम जब उसको शो कर रहे हैं, दूसरों को दिखा रहे हैं। आउटकम बेस होता है असेसमेंट बेस, बच्चे के कार्य का मूल्यांकन करना, वो पूरा करने के लिए जो लक्ष्य और उद्देश्य पाठ्यक्रम शैक्षिक निश्चित या निर्धारित किए गए हैं, इसमें हम बच्चे के जो भी आउटकम है उसका हम एवेल्युएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। फिर डेवलपमेंटल बेस, यह निरंतर चल रही प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थियों के कार्य और संग्रह पर आधारित होता है। इस वाले पोर्टफोलियो में हम रखते हैं उन चीज़ों को जो हमें बताता है बच्चे की जो भी चीज़ें एक्टिविटी हो रही हैं उसके विद्यालय के दौरान, वो सारी चीज़ों का इसमें वो फाइल इकट्ठी करके रखता है। अब हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है ये इसका पोर्टफोलियो का, कि ये क्या है कि ये विद्यार्थियों के ज्ञान, योग्यता और वृद्धि का भौतिक साक्ष्य होता है, क्योंकि हमारे पास लाइव उसका एग्जाम्पल होता है कि हाँ बच्चे ने ये काम किया है। मैं इसका पूरा बता सकता हूँ कि हाँ ये बच्चे का ही काम हुआ है जो पोर्टफोलियो में उसके नाम पे ऐड किया गया है। हाँ, ये बाल केंद्रित है क्योंकि हम इसमें बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट करते हैं कि हाँ बताओ तुम्हारी ये वाली फाइल जो है मैं आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर दूँ। ऐसे हम उससे पूछ के ही करते हैं, तो बच्चे को लगेगा कि हाँ मेरा ये वाला काम ज़्यादा अच्छा है तो मैं इस वाले को उसमें ऐड करता हूँ और जो ख़राब काम है उसको नहीं करता हूँ। ये दर्शकों को शामिल करता है, दर्शकों मतलब ये स्टूडेंट्स को ही शामिल करता है। यह उत्पादों के चयन में वर्णन करने के लिए विद्यार्थियों की सहभागिता पे शामिल है। वो तीनों पॉइंट सेम यही बता रहे हैं। ये निर्देशनात्मक लक्ष्यों और उद्देश्य और कक्षा के उद्देश्यों में संबंध बनाने में प्रोत्साहन करता है। कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम चाहते हैं अचीव करना, उसके बीच ये एक कोरिलेशन करता है, क्योंकि इससे बच्चे का एक तरह से डेवलपमेंट ही हो रहा होता है। ये विद्यार्थियों के संपूर्ण अधिगम के विकास में मदद करता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है ये बच्चे का। क्योंकि इसके अंदर हम बच्चे की स्टडी मटेरियल से लेकर जो भी उसने कुछ कविता में पार्टिसिपेट किया है उस मटेरियल को लेकर, हम उसने जो ड्राइंग्स बनाई हैं, जो कंपटीशन में पार्ट लिया है, उसको भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इसलिए यह विद्यार्थियों के बहुमूल्य
यह विद्यार्थियों के बहुमूल्यांकन को व्यवस्थित करने का साधन प्रदान करता है। मतलब कि जो टीचर है उसका काफ़ी तरीक़ों से मूल्यांकन कर पाता है, काफ़ी ब्रॉडर एरिया में उसका मूल्यांकन हो जाता है, उसकी स्टडीज़ का भी और उसकी जो भी एक्टिविटी है, अचीवमेंट है, उसका भी हम इसमें मूल्यांकन कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये बच्चे को अवसर मिलता है अपने आप को संप्रेषित करने का। हाँ, इसके थ्रू बच्चा जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, प्रस्तुत करने का, अपने विचार को बताने का, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाने का अपने माता पिता और अध्यापक के साथ अपने विचारों को वो एक्सप्रेस कर पाता है। वह छात्रों को ऐसे अवसर प्रदान करता है कि वे अपने कार्य के बारे में बता सकें, उसे प्रदर्शित कर सकें। बच्चा बता सकता है कि हाँ, मैंने ये ड्राइंग बनाई थी और मुझे जो है इसको बनाने में इतनी प्रॉब्लम हुई थी, वो सब वो डिटेल बता सकता है। वो अपने आप को एक्सप्रेस ही तो कर रहा है इसके थ्रू अपने पेरेंट्स के साथ। यह शिक्षक की ये जानने में हेल्प करता है कि बच्चे अपनी समझ जो ज्ञान है वो कैसे निर्माण करते हैं। टीचर को ही पता चलता है इसके थ्रू, और इसी के आधार पर जो है अध्यापक अपने आगे की शिक्षण नीतियों का निर्धारण करते हैं। अगर बच्चे ने अच्छे अचीवमेंट्स प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं, अच्छे कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से क्या होगा कि टीचर को बच्चे के बारे में पता चलेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने जो भी है नेक्स्ट मेथड्स को लेके आएंगे कि हाँ, मुझे ये चीज़ पढ़ानी चाहिए बच्चे को और ये चीज़ टॉपिक्स मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगी तो उसे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर आता है कि पोर्टफोलियो की आपके हानियाँ क्या होती हैं, लॉस क्या होते हैं। तो इसमें आता है कि पोर्टफोलियो जो है ये अल्पव्ययी किफ़ायती नहीं है। मतलब कि ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है, एक बच्चे की डिटेल्स को रखना, उसके अलग फ़ोल्डर बनाना, फिर उसको रखना, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने में, रखने में। फिर आप इसको इवैल्यूएशन करोगे उसमें भी बहुत टाइम लगता है। और ये है कि इसके व्यवस्थापन और प्रबंधन के लिए जो अभी वर्तमान की जो सिचुएशन है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे स्टूडेंट्स हैं क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 और 70 बच्चे हैं, तो ऐसे में जो टीचर है वो किस किस बच्चे का इंफॉर्मेशन पोर्टफोलियो में इकट्ठा करेगा, वो बर्डन हो जाता है। ये संभव नहीं कि प्रत्येक छात्र की निजी व्यक्तिगत तौर पर पूरी जानकारी को इकट्ठा किया जा सके। हर बच्चे का रिकॉर्ड बनाना मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, वो किसी कंपटीशन में पार्ट ही नहीं लेते। तो अब उनके पोर्टफोलियो में आप क्या रखोगे? वो कोई असाइनमेंट नहीं बनाते, उनका इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, तो फिर आप उन बच्चों का जो पोर्टफोलियो बनाने में पीछे रह जाएंगे क्योंकि वो बच्चे इंट्रोवर्ट हैं, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस ही नहीं करते। फिर है कि फोर्थ है कि पोर्टफोलियो में पक्षपात की संभावना भी हो सकती है। यह बिल्कुल सही जानकारी देने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है। इसमें शिक्षक छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर सकती हैं, क्योंकि अब ये इसमें पक्षपात की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि अब टीचर का भी मूड पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सी बच्चे की एक्टिविटी ज़्यादा पसंद में आ रही है, और फिर उस अकॉर्डिंग वो उस बच्चे को मार्क्स देंगी। तो फिर इससे क्या होगा कि पक्षपात का जो बच्चे के अंदर एक भावना होती है, वो लगता है कि मैम जो है उसको ज़्यादा पसंद करती है, मेरे को नहीं करती, ऐसे करके जो है उसके अंदर ये थॉट्स आने लगते हैं। तो ये था आपका पोर्टफोलियो, पूरा अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों स्टूडेंट्स के लिए, तो इसे एक साथ ही देखिएगा। ये मत छोड़ देना कि ये सेकेंड ईयर के लिए तो मैं क्यों देखूं और फर्स्ट ईयर के लिए है तो मैं क्यों देखूं, क्योंकि आपको ओवरऑल ये काम ही आने वाला है फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी। इसके अलावा जो भी मेथड्स होंगे जो मुझे लगता है जिन पे कन्फ्यूज़न होती है, जैसे पोर्टफोलियो पे होती है कन्फ्यूज़न, एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड पे कन्फ्यूज़न होती है और ये चेकलिस्ट पे होती है। तो जो मेरे को लगते हैं कन्फ्यूज़न वाले टॉपिक्स वो तो मैं आपको साथ के साथ शेयर करती रहूँगी। और अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इसलिए मैं आपको रोज़ वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सकती, पर जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप उसके लिए थोड़े आराम से रहिए, टेंशन मत लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और आप पहले से ही अभी से सीरियस हो जाओ ताकि आपको बाद में इधर उधर नोट्स के लिए ना घूमना पड़े। वीडियो को देखो, उसको नोट्स बनाओ और अपना जो भी है सिलेबस टाइम से पूरा कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।